अमित शाह असम के गुवाहाटी में नवनिर्मित असम भारतीय जनता पार्टी राज्य मुख्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में मैं गृह मंत्री के नाते नहीं आया हूं, मैं आज यहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता के नाते आया हूं। अमित शाह ने कहा कि हमें पूर्व सीएम हितेश्वर सैकिया ने बहुत पीटा था, तब कल्पना नहीं थी कि बीजेपी असम में 2 बार सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर सैकिया ने, और नारे लगाते थे असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर 2 बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगा। और आप देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था, सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, 6 मंजिले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। फिर भी मैंने तो भाई ईश्वर प्रार्थना कर भूमि पूजन किया। कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर सैकिया ने, और नारे लगाते थे असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर 2 बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगा। और आप देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था, सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, 6 मंजिले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। फिर भी मैंने तो भाई ईश्वर प्रार्थना कर भूमि पूजन किया। कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 31वां दिन है। आज यात्रा की शुरुआत माया सांद्र से हुई है। इस दौरान वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के तुरुवेकेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी से कई सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया। As far as our party is concerned, we are not a fascist party, right? We are a party that believes in conversation. We are a party that believes in discussion, and we are perfectly happy to have different viewpoints in the party. However, everybody in the party understands that in order to win the election, they have to work together, they have to work as a team, and that is exactly what is happening, and that is exactly what is going to happen. That it does not matter who the person spreading hatred in India is. It does not matter which community they come from. Spreading hatred and violence in India is an anti-national act, and we will fight anybody who spreads hatred and violence in this country. The party that brought the Green Revolution, that's the Congress party. And it's interesting that the BJP comes out with these comments. But if you look at the historical truth, the BJP was nowhere to be found in the freedom struggle. And the BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. Spreading hatred
dividing the nation are not things that help the nation. That is why we are doing the Bharat Jodo Yatra. And I would like to also say to you that it is not just me doing the Bharat Jodo Yatra. There are now lakhs and lakhs and lakhs of people who are doing the Bharat Jodo Yatra. So this is not just the expression of the Congress party, this is the expression of the people of India, and the people of India are tired of the type of politics that is being done. They are tired of the price rise, they are tired of unemployment, and they are tired of the immense wealth that a few, that is what most of the political class has got accustomed to. I am by nature, I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature, has always been. And so I wanted an element in this communication with people. I wanted an element of suffering for myself. I didn't want it to be easy. And so I thought, okay, what would be something that would make me suffer, so that while I am talking to my people, I can share in their suffering a little bit. That was the idea. As far as दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखकर नाराजगी जाहिर की है। एलजी ने 6 पन्नों के इस लेटर में कहा है कि दिल्ली के सीएम और उनके सहयोगी उनके खिलाफ झूठे और व्यक्तिगत आरोप लगाकर मर्यादा लांघ रही हैं। सक्सेना ने कहा कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और बदले में उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। एलजी ने इस लेटर में केजरीवाल को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे लोगों से माफ़ी मांगी। एलजी ने लिखा है कि केजरीवाल और उनके सहयोगी मर्यादा लांघने के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों और शासन की जिम्मेदारियों से पीछे भाग रही है। सक्सेना ने यह भी कहा कि केजरीवाल की सरकार विज्ञापनों और भाषणों के बल पर चल रही और जनहित के मौलिक काम से विमुख होती दिख रही है। एलजी ने कहा, अफसोस की बात यह है कि जब मैंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपको इन कमियों से अवगत कराते हुए इनके निवारण का अनुरोध किया, तो आपने और आपके सहयोगियों ने उन विषयों पर जवाब न देकर न सिर्फ लोगों को गुमराह किया बल्कि आदतन तथ्यहीन और व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए। एलजी ने कहा कि उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए वे आम नागरिकों की भलाई के लिए थे और ऐसा करना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए पीके को लेकर क्या कुछ कहा। कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत बोलता, वैसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी कह दिए है एक बार। हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब, कोई मतलब है? कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता है, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है। बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए, केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है। ये उसी का काम ही कर रहा है वो भीतर से। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध का। बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 92 किलोमीटर
के पिलर्स अभी तक बन चुके हैं। करीब करीब हर जिले में काम तेजी से चल रहा है। 8 की 8 नदियों पर पुल का निर्माण तेज चल रहा है। इस बार खूब बारिश हुई, लेकिन बारिश के दौरान भी कंप्लीट उसके जो कंस्ट्रक्शन का एरिया था उसके ऊपर शेड बना के अच्छे से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते रहे, जिससे कि काम में कहीं भी स्लोनेस नहीं आए। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है। और अब तो महाराष्ट्र में भी की तरफ से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्रूड का जो भारण कम हो सकता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि देश में करीब करीब 90% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है अभी। और इसके अलावा भी जो बाकी छोटे छोटे कहीं कहीं बीच बीच में सेक्शंस बच गए, करीब करीब हर हफ्ते हर महीने नए सेक्शंस कमीशन हो रहे हैं। यानी देश में अगले साल के एंड तक करीब करीब पूरे देश में रेलवे के जितने मेन लाइन ब्रॉड गेज है वो सारा का सारा इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। सर, रेलवे ट्रैक क्लियर रहे उसके लिए क्या कुछ आयोजन है? क्योंकि कल यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का एक छोटा सा रेलवे में अभी भी हमारे ट्रैक्स ग्राउंड पे है, सरफेस पे है। देश के करीब करीब सभी जगह सरफेस पे ट्रैक्स है। इसके कारण कैटल हिट की एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उस समस्या को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन, जितने भी ट्रेन्स का डिज़ाइन है वो उसी तरह से किया गया है। जैसे आपने देखा कल अगर एक हादसा हुआ तो तुरंत बॉम्बे पहुंचते ही ट्रेन का तुरंत वापस रिपेयर भी हो गया। तो डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि इन हादसों के साथ भी हम कोई तकलीफ नहीं हो, कहीं पे कोई मेजर डैमेज। देखो ट्रेन बहुत मजबूत है और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बाई चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिजाइन्स हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिजाइन सभी ट्रेन्स का बनता है। सर, अहमदाबाद की डिजाइन फाइनल हो गई है और मंजूरी भी मिल गई है, कब से टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू होगी? बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। अहमदाबाद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में जो अप्रूवल दिया था उसके तुरंत फॉलोअप में टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट हुई और मोस्ट प्रोबेबली आज या आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर टेंडर अपलोड हो जाएगा और काम तेजी से चालू होगा। आपको ध्यान होगा सूरत स्टेशन पे भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। सूरत में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है और कॉन्ट्रैक्टर स्टेशन के काम के लिए मोबिलाइजेशन कर चुका है। उधना स्टेशन हो, सोमनाथ स्टेशन हो, जितने स्टेशंस पे काम है बहुत तेजी से काम चल रहा है। देश भर में 200 स्टेशन पे मास्टर प्लानिंग बन के आगे बढ़ रहा है काम और 34 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। पहली बुलेट ट्रेन का टारगेट है 2006। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।